अकाजा वर्सेस तांजिरो और ग्यू की फाइट होने के बाद हमें नेक्स्ट फाइट दिखाई जाती है डोमा वर्सेस कानाओ और इनोस्के की। डोमा ने शिनोबू को सबसे पहले ही खा लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने शिनोबू वर्सेस डोमा की फाइट को कवर किया था। कैसे डोमा और शिनोबू की फाइट होती है और शिनोबू हार जाती है, डोमा उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ठीक उसके बाद हमें दिखाई जाती है ज़ेनोसु वर्सेस काइगाकू की फाइट को, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करके रखा है। और ठीक उस फाइट के बाद हमें दिखाई जाती है अकाजा वर्सेस तांजिरो और ग्यू की फाइट, जो कि मैंने अभी कंप्लीट किया है। और इस फाइट को खत्म होने के बाद हमें फिर से डोमा की फाइट पे रिज्यूम किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाती है कानाओ वर्सेस इनोस्के एंड डोमा की फाइट, जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बिना वेस्ट करे टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द बेस्ट एके डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क। लेकिन वेट, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बेल उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट को हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कैसे अकाजा खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। फिर मैसेंजर कवा सबको इन्फॉर्म कर देता है कि अपर मंत्री अकाजा मारा गया है और जिन्होंने उन्हें मारा है यानी कि तांजिरो और ग्यू ने, वो दोनों अभी बेहोश। फिर हमें दिखाया जाता है कोकोशिबो, जो कि अब अकाजा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में काफी सारे बैम्बूज को काट देता है और फिर कहता है अकाजा तुम काफी ज्यादा वीक थे, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर हम देखते हैं डोमा को, जिसे पता चलता है कि अभी अकाजा मारा गया है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि अकाजा मरे या जिंदा रहे। वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करता है और सामने खड़ी लड़की से उसका नाम पूछता है। सामने खड़ी लड़की, जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुएरी कानाओ और वो कोचे काना है और कोचे शिनोबू की छोटी बहन है। वो कहता है कि उसे लगता कि नहीं तुम उसकी बहन हो और ब्लड रिलेटेड हो, लेकिन खैर उसे क्या, उसे तो बस लड़कियां खानी है, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होती है। फिर डिलीशियस से डोमा को याद आता है कि उसका दोस्त अकाजा लड़कियों को खाने के सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ तक कि मास्टर मुजान ने भी अकाजा को परमिशन दे रखी थी कि वो जिसको खाना चाहे उसको खा सकता है और जिसको ना खाना चाहे उसे नहीं खाएगा। और यहाँ तक कि मास्टर मुजान उसे रैंडम मिशन पे भेजते भी नहीं थे, उसे बस स्पेशल मिशन पे ही भेजते थे। फिर यहाँ पे डोमा रोनी की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। पर कानाओ कहती है चुप हो जाओ, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। वो समझ सकती थी कि डोमा के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। वो डोमा से कहती है कि हर इंसान में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, स्माइली के, एंग्री के, शॉकिंग के, जेलसी के और न जाने कितने सारे इमोशंस है जो कि हर इंसान फील करता है, लेकिन डोमा इसमें से कुछ भी फील नहीं कर सकता। हालांकि डोमा काफी ज्यादा स्मार्ट था, तो उसे पता था कि फेक फीलिंग्स को कैसे दिखाया जा सकता है। और इसके आगे कानाओ कहती है कि जब डोमा ये सब फील ही नहीं कर सकता तो वो एक्टिंग क्यों करता है, वो अंदर से एकदम खोखला है। और यहाँ तक ये भी कहती है कि जब वो कुछ फील ही नहीं कर सकता तो वो पैदा भी क्यों हुआ। डोमा, जो कि ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो कहता है कि मैंने कई सारी लड़की को मारा है और उनसे बातें भी की है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी बुली लड़की से कभी नहीं मिला जो कि इतनी सुंदर होने के बाद भी इतनी कड़वी बात कह सकती है। जिसपे कानाओ कहती है कि डोमा को मारने के लिए उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसके मुंह से सच ही निकल गया। और फिर डोमा कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैदा भी क्यों हुआ, तो तुम एक काम करो, मुझे मार ही दो अगर मार सकती हो तो। डोमा सडनली कानाओ के पीछे आ जाता है और उसके फैंस से उसके ऊपर हमला कर देता है। ना कि कानाओ उसे डॉज करती है, बल्कि उसके पेट पे भी एक कट मार देती है। डोमा कानाओ पे अटैक करता है, लेकिन कानाओ उसे इजीली अपने फ्लेक्सिबिलिटी से डॉज कर लेती है। और फिर डोमा नोटिस करता है कि कानाओ ने अभी तक उसके ब्लड डीमन आर्ट जो फैले हुए थे कमरे में, उसे इनहेल नहीं किया है और कानाओ सही से सांस भी नहीं ले रही है। कानाओ मन ही मन में सोचती है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और घबराहट में उसके हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि डोमा की एक डरावनी इमेज कानाओ के दिमाग में छप गई थी और वो उससे निकल ही नहीं रही थी। लेकिन उसे डोमा के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जैसे उसकी बॉडी जल रही हो, सिर्फ और सिर्फ डोमा को मारने के लिए। कानाओ चिल्लाते हुए बोलती है कि वो डोमा से बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि डोमा ने उसके फैमिली मेंबर को मार दिया। और फिर कानाओ यूज करती है ब्रीथ ऑफ फ्लावर का पानी ऑफ फर्टिलिटी, जिसके जवाब में डोमा यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक स्नोफॉल इन अ विंटर गार्डन, जिससे आइस की कई सारी लेयर डोमा के सामने बन जाती है, जिससे डोमा खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कानाओ अपने फ्लावर ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म से सभी को तोड़ देती है। डोमा समझ जाता है कि कानाओ भले ही पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके एटिकल स्किल और आंखों की तेजी काफी ज्यादा है। जैसे डोमा कानाओ की आंख पे हमला करता है, लेकिन फिर कानाओ उसे डॉज कर लेती है और अपने फ्लावर ब्रीथिंग के सिक्स फॉर्म से डोमा पे हमला करती है। कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग का सिक्स फॉर्म स्विलिंग पीच को, और कानाओ की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और अटैक को देख के डोमा इंप्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि कानाओ कोई आसान शिकार नहीं है। फिर उसके बाद डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन, और वो कई सारे बने हुए आइस के फूल से कानाओ पे हमला करता है, जिसके जवाब में कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग को और उस अटैक को काट देती है। और इस अटैक से कानाओ संभल पाती कि डोमा एक और अटैक कानाओ पे यूज करता है, व्हाइट ब्लिज़ार्ड प्रिंसेस। कानाओ इस अटैक को मुश्किल से ही डॉज कर पा रही थी कि डोमा इसके ऊपर एक और अटैक यूज कर देता है ऊपर से, विंटर आइसले। और इस अटैक को डॉज करने के लिए कानाओ को काफी ज्यादा दिक्कत और उसके ऊपर काफी सारे चोट आ गए थे। फिर डोमा मेंशन करता है कि अगर उसे हराना है तो उसे बस क्लोज फाइट में ही हराया जा सकता है, क्योंकि अगर डोमा से दूर से फाइट किया जाए तो डोमा अपने अटैक को बहुत ही स्मूथली यूज कर सकता है। और फिर डोमा एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है और जब वो रिपेयर होता है उसके हाथ में कानाओ की स्वॉर्ड होती है। कानाओ ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर डोमा कानाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे अपनी तलवार को थोड़ा टाइट पकड़ना चाहिए था। और डोमा कहता है कि अगर तुम्हारे में ताकत है तो
ये तलवार को लेके बताओ। तभी डोमा अपना ब्लड डीमन आर्ट स्क्रैटेड लोटस को यूज कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था और इतनी स्पीड में था कि कानाओ से डॉज करने की जगह कम से कम चोट खाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उस अटैक से कानाओ के चेहरे पे काफी सारे कट्स आ जाते हैं। और तभी रूफ तोड़ते हुए एंट्री करते हैं हमारे लॉर्ड इनोस्के और सभी को सावधान होने के लिए कहते हैं। लॉर्ड इनोस्के आते ही हमला कर देता है अपना ब्रीथ ऑफ द बीस्ट फिफ्थ फैंग मैड क्लैव, जिससे वो डोमा की अटैक को पूरी तरीके से काट देता है और कानाओ को बचा देता है, यानी कि डोमा के अटैक को नेलिफाई कर देता है। और फिर इनोस्के अपने हाथों से डोमा की तरफ जूम करके देखता है और बोलता है कि सामने खड़ा हुआ डीमन अपर मून 2 है और कोई और नहीं, इनोस्के ही उसको हराएगा और एक हाशिरा बन जाएगा। और डोमा मन ही मन सोचता है कि वो कौन सा उसकी आइडेंटिटी को छुपा रहा था और ये बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। फिर इनोस्के कानों की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें तो काफी सारी चोट्स लगी है, अगर ये बात शिनोबु को पता चली तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, जिसपे कानाओ कुछ भी जवाब नहीं देती है और थोड़ी दुखी भी हो जाती है, जिस चीज से इनोस्के समझ जाता है कि शिनोबी मारी जा चुकी है और वो एकदम सीरियस हो जाता है। वहीं खड़ा डोमा जो कि ये सब चीज को सुन रहा था, वो कहता है किसने कहा कि शिनोबी मारी जा चुकी है, वो तो बस मेरे अंदर है और अब वो अमर है, क्योंकि जिसको भी मैं खाता हूँ वो मेरी ही बॉडी का एक पार्ट बन जाता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। फिर इनोस्के को शिनोबु के साथ बिताया हुआ एक पास याद आता है, जिसमें शिनोबु इनोस्के को कहती है कि तुम मुझे एक पिंकी प्रॉमिस दो कि तुम कभी भी इस पट्टी को नहीं निकालोगे। फिर इनोस्के काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुरंत ही डोमा के ऊपर हमला कर देता है। कानाओ उसे कहती है कि तुम डोमा के बनाए हुए एयर इनहेल मत करना, लेकिन हमारा इनोस्के कहाँ सुनने वाला था। फिर इनोस्के यूज करता है ब्रीथ ऑफ द बीस्ट फोर्थ फैंग, जिससे वो डोमा के ऊपर काफी सारे स्लैशेस का अटैक कर देता है। और फिर डोमा इनोस्के का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी तलवार तो टूटी हुई है और उसकी फाइटिंग स्टाइल का भी कोई सेंस नहीं है, वो तो बस जंगलियों जैसे तलवार चला रहा है। और फिर डोमा अपने फैन से इनोस्के के गले पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इनोस्के उसे इजीली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से डॉज कर लेता है और इनोस्के डायरेक्टली कानाओ के पास जंप मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इनोस्के ने ये अटैक डोमा पे इसलिए किया था ताकि वो कानाओ की स्वॉर्ड को वापस ला सके। डोमा को इस अटैक से काफी ज्यादा चिढ़ होती है और वो इनोस्के की तरफ जंप मारता है और इनोस्के के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इनोस्के भी उसे नेलिफाई कर देता है अपने अटैक से और अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव से वो डोमा के पेट पे एक किक भी मार देता है। और फिर इनोस्के अपनी स्पीड से डोमा की तरफ बढ़ने लगता है और डोमा के नजदीक पहुंचने से पहले ही वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। डोमा कैलकुलेशन लगा के समझ जाता है कि उसको इनोस्के का अटैक नहीं लगेगा, लेकिन डोमा झटके में आ जाता है जब उसकी दोनों भी आंखें कट जाती है। और यहाँ पे इनोस्के ने यूज किया था ब्रीथ ऑफ द बीस्ट नाइन्थ फैंग गोल्ड लूटिंग लाइटिंग स्लैश, जिससे वो अपने जॉइंट्स को अलग करके डोमा के ऊपर काफी दूरी से भी हमला कर सकता था। कानाओ इनोस्के के इस अटैक को देख के काफी ज्यादा शॉक थी और तभी इनोस्के एक ही झटके में सारे जॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि उसका निशाना तो काफी कमजोर है, वो तो एक्चुअली गले पे मारने वाला था। और ये सुन के डोमा हंस पड़ता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसे फाइटर से फाइट नहीं की है, जिसमें इनोस्के कहता है वो इसलिए क्योंकि आज तक मेरे लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं है। इनोस्के ये सब बोल ही रहा था कि इनोस्के का मार्क्स अचानक से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि इनोस्के का मार्क्स डोमा की हाथ में है। कहता है कि बॉर्स की चमड़ी काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और तुम्हें इन सड़ी हुई आंखों से बराबर दिखता भी कैसे है। इस पर इनोस्के गुस्से में अपना मार्क्स रिटर्न मांगता है और जब डोमा इनोस्के की तरफ देखता है तो वो कहता है कि एक मिनट मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर डोमा इनोस्के से पूछता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। पर इनोस्के गुस्से में कहता है कि उसे नहीं पता है कि वो तुमसे कब मिला है और गुस्से में अपना मार्क्स वापस मांगता है। लेकिन डोमा को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि वो इनोस्के से कब मिला था। फिर कानाओ कहती है कि वो बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन तभी डोमा अपनी उंगली को अपने सर में डाल देता है और याद करने की कोशिश करने लगता है कि वो इनोस्के से कब मिला था। फिर डोमा को याद आता है कि 15 साल पहले एक 17-18 साल की लड़की, जिसका हस्बैंड उसे मेंटली तो परेशान करता ही था, फिजिकली भी मारा करता था और इस सब चीज से वो परेशान होकर उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेके डोमा की मंदिर पहुंच गई। फिर डोमा ने उसे अपने इटर्नल पैराडाइज कल्ट में जगह दी थी। उसके पास माता पिता या भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार नहीं था जहां वो जाके रह सके। उस लड़की के बॉडी पे इतने सारे चोट्स थे, उसकी पूरी बॉडी सूजी हुई थी और वो एक आंख से अंधी भी हो गई थी फिजिकल अब्यूज के वजह से। और इस वजह से डोमा जैसे राक्षस को भी उसके ऊपर तरस आ गया और उस लड़की का चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि डोमा जैसे राक्षस और इमोशनल लेस इंसान को भी उसका चेहरा याद रह गया। और उसका चेहरा मिलता है लगभग इनोस्के से और उन दोनों का चेहरा इतना ज्यादा मिलता है कि वही इनोस्के की माँ हो सकती है। जिस पर इनोस्के बोलता है चुप करो, मैं तो एक बौर का बेटा हूं। डोमा कहता है कि अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें किसी इंसान ने ही जन्म दिया होगा। फिर बिना कुछ सोचे समझे इनोस्के डोमा पे अटैक कर देता है बीस्ट ऑफ ब्रीथिंग का 6th फैंग और डोमा कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और फिर डोमा इनोस्के की छाती पे 2 बड़े कट मार देता है, जिस पर कानाओ इनोस्के को कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी एक गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। डोमा अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि डोमा उसे कभी भी खाना नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की अगर किसी के साथ हो तो फिर उसको और क्या ही चाहिए। और वो लड़की की आवाज इतनी ज्यादा सुरीली थी, वो हमेशा अपने बच्चे के लिए एक गाना गाती थी पिंकी प्रॉमिस नाम का, और उस गाने की लिरिक्स को वो हमेशा थोड़ा सा चेंज कर देती थी
थी और एक न्यू गाना बना। फिर इनोस्के को अचानक से ही एक मेमोरी हिट करती है जिसमें उसको याद आता है कि ये पिंकी प्रॉमिस का गाना उसे शिनोबू ने नहीं उसकी मम्मा ने सुनाया था। फिर डोमा अपनी कंटिन्यू करता है स्टोरी को और डोमा बताता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि डोमा का 1% भी मन नहीं था उसे खाने का। वो हमेशा से उस लड़की के साथ रहना चाहता था, लेकिन उस लड़की के पास सिर्फ खूबसूरत थी, दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। उसे जरा भी टाइम नहीं लगा कि ये पता करने में कि डोमा अपने फीमेल फॉलोवर्स को खाता है। और जब उसे ये बात पता चली तो वो मंदिर छोड़ के भाग निकली अपने बेटे से माफी मांगते हुए कि उसकी मम्मा हमेशा गलत डिसीजन लेती है। और वो भागते भागते उसको ये भी नहीं आइडिया था कि वो किस डायरेक्शन में भाग रही है और वो एकदम गलत ही डायरेक्शन में भाग रही है। और वो भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाती है और वो बस एक ही बात को दोहरा रही थी और इनोस्के से कह रही थी आई एम सॉरी इनोस्के, आई एम सॉरी इनोस्के, सॉरी सॉरी सॉरी। वो जिस गांव में जाना चाहती थी वो उस गांव में नहीं जा पाती है क्योंकि वो एक गलत डायरेक्शन में भाग रही थी और भागते भागते एक जगह पे रुक जाती है क्योंकि डोमा उसका पीछा कर रहा था। उसे पता था कि डोमा उसे पकड़ लेगा तो मार देगा, इसीलिए वो इनोस्के को एक पहाड़ के ऊपर से पानी पे फेंक देती है ताकि इनोस्के के जिंदा रहने के थोड़े बहुत चांसेस बचे रहे। वो अपने बच्चे को पानी में बहते हुए देख रही थी कि डोमा पीछे से आके उसे एक ही झटके में मार देता है। डोमा को ये लगता था कि वो बच्चा इतनी ऊपर से गिरने के बाद मर ही गया होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ये करवट लेने वाली है। डोमा बताता है कि वो लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ और उसने उसकी एक एक हड्डी को चाट चाट के खाया क्योंकि वो अपने अगर घर पे जाती भी थी तो उसका हस्बैंड उसे धीरे ही धीरे लेकिन मार डालता था। और बोलता है कि उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ, जिसपे कानाओ चिल्लाते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, लेकिन डोमा चुप ही नहीं हो रहा था और कहता है कि वो लड़की अपने बेटे इनोस्के से बहुत ही प्यार करती थी। और ये सुनने के बाद इनोस्के काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मेरी मॉम और मेरे दोस्तों को मारने वाला डीमन ठीक मेरे आंखों के सामने खड़ा है और अब मैं उसे बताऊंगा कि नर्क कैसा होता है। डोमा कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, नर्क और स्वर्ग जैसी चीजें तो होती ही नहीं है, ये बस इंसान की बनाई गई कहानी है। एक्चुअल में तो ऐसा है कि जो इंसान इंसानों का भला चाहता है हमेशा उसे ही सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं बिना सही गलत को समझे, वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं इस दुनिया में। इनोस्के चिल्लाते हुए डोमा को कहता है कि अगर नर्क नहीं होता है तो भी वो डोमा के लिए एक नया नर्क बना देगा। तो यार वीडियो 12 मिनट की हो गई है, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दूं, लेकिन नहीं यार फाइटिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, लगता है मुझे पूरा पार्ट इसी वीडियो में कवर करना चाहिए। तो यार अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें काफी सारी मेहनत लगी है, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आप लोग वीडियो में साथ ही कमेंट भी कर देना ताकि यूट्यूब को पता चले कि इस वीडियो में मेहनत की गई है और वो न्यू आइडियाज तक इस वीडियो को पहुंचा है। अगर आप लोग ने ये सब करके अपना काम खत्म कर दिया है तो चलो मैं भी आगे का एक्सप्लेनेशन करके अपना काम करता हूँ। और माफ करना मैं वीडियो के बीच में आ गया था। इनोस्के कहता है कि अगर नर्क जैसी चीजें नहीं होती है फिर भी वो डोमा के लिए नया नर्क बना देगा। फिर डोमा अटैक करता है इनोस्के के ऊपर ब्लड डीमन एट फ्रीजिंग क्लाउड, जिससे काफी सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। इसके जवाब में इनोस्के यूज करता है प्रीस्ट ऑफ ब्रीथिंग का 10th फैंग वार्निंग फैंग, जिससे वो अपने तलवार को पंखे की तरह घुमा के डोमा के अटैक के बने हुए बादल को खुद से दूर कर लेता है। कानाओ डोमा के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन डोमा उसे इजीली देख लेता है और कानाओ को पानी में फेंक देता है। तभी डोमा हवा में कूदता है और छत पे जाके खड़ा हो जाता है। इनोस्के उसे नीचे बुलाता है और कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। जिस पर डोमा कहता है कि अकाजा मारा जा चुका है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक क्रिस्टल मीको डॉल बना देता है और कहता है कि इन बच्चों से तुम खेलो, मुझे थोड़ा सा काम। वो डॉल नीचे आते ही ब्लड डीमन टेक्निक से इनोस्के और कानाओ पे हमला करती है और फिर डोमा बताता है कि ये डॉल उसके इतनी ही पावरफुल है और फिर वो कमरे से बाहर जाने लगता है। इनोस्के चिल्लाते हुए डोमा से कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, लेकिन कानाओ इनोस्के को बैटल पे ध्यान देने के लिए कहती है क्योंकि मीको डॉल जस्ट इनोस्के के पास ही आ गई थी और इनोस्के के ऊपर हमला कर देती है। तभी डोमा नोटिस करता है कि इनोस्के तो ब्रीथ कर ही नहीं रहा है और वो बिना सांस लिए भी इतनी अच्छी टक्कर दे रहा है बैटल पे। तभी मीको डॉल यूज करती है व्हाइट ब्लिज़र्ड प्रिंसेस और उस अटैक से कमरे में काफी सारे फॉक्स आ जाते हैं। इनोस्के इससे बचने के लिए भागने लगता है और जस्ट डोमा अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वो इनोस्के को नोटिस करता है। ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी फाइटिंग स्टाइल भी बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, शायद इसे थोड़ा देर और ऑब्जर्व करने से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो कानाओ और इनोस्के की सारी टेक्निक्स को देखना चाहता था, इसलिए वो अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। फिर डोमा एक और अपनी मीको डॉल को बना देता है ताकि ये खेल जल्दी से खत्म हो जाए और वो मास्टर मुजान की थोड़ी बहुत मदद कर सके। डोमा की नई डॉल आते साथ ही हमला कर देती है जिससे इनोस्के और कानाओ को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, बल्कि इनोस्के के शरीर पे तो काफी सारे कट्स भी आ जाते हैं। और ये देख के डोमा का इंटरेस्ट इस फाइट से खत्म हो जाता है और वो सोचता है कि ये भी तो नॉर्मल डीमन स्लेयर ही है। फिर वो अपने कमरे से बाहर जाने के लिए डोर तक पहुंचता है और डोर को खोलने वाला ही रहता है कि डोमा की बॉडी मेल्ट होना शुरू कर देती है और इस चीज से डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मेल्ट होती हुई बॉडी के साथ वो एकदम से जमीन पे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, इसमें कानाहो और शिनोबू एक प्लान बनाते हैं जिसपे शिनोबू कहती है कि कभी अगर उनका सामना अपर मून टू डोमा से होता है तो वो
शिनोबु अपर मून टू डोमा के द्वारा खा ली जाएगी। और ये सुन के कानाओ एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इससे बेहतर होगा कि हम तीनों साथ में लड़े और उसे हरा दे। इस पर शिनोबु कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, एक अपर मून डीमन लगभग 3 हाथ सिरा के इतना पावरफुल होता है। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अपर मून टू डोमा को लड़कियों से एक अलग ही ऑब्जेक्शन है। शिनोबु जानती थी कि अगर उसकी फाइट किसी अपर मून डीमन से होती है तो वो मारी जाएगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और पिछले 1 साल से विक्टोरिया पॉइजन अपने अंदर कंज्यूम कर रही थी। और उसने इस टाइम पे अपने बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजन इंजेक्ट कर लिया है। वो बताती है कि उसके तलवार में सिर्फ 30.7 ml पॉइजन आता है मैक्सिमम, लेकिन अभी के टाइम पे शिनोबु ने अपने अंदर 37 किलोग्राम पॉइजन को कंज्यूम कर लिया है। और इतना पॉइजन एक डीमन को कमजोर करने के लिए काफी होगा। हम देखते हैं कि डोमा की बॉडी मेल्ट हो रही है और उसका रीजनरेशन भी रुक गया है और उसकी मिक्की डॉग्स भी टूट जाती है। कानाओ, जिसे शिनोबु का प्लान पहले से ही पता था, वो इनोस्के को कहती है कि अब भी सही टाइम है डोमा का गला काटने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शिनोबु को भी नहीं पता था कि ये प्लान काम करेगा, इसलिए कागाया उपयाशिकी कहते हैं इस प्लान में तुम लेडी तोमायो की भी मदद ले लो। शिनोबु कानाओ से कहती है कि एक बार उस पॉइजन ने डीमन को कमजोर कर दिया तो ये कानाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डीमन को खत्म करने। इसीलिए कानाओ और इनोस्के अपनी पूरी ताकत लगा के डोमा पे हमला करते हैं ताकि शिनोबु का सैक्रिफाइस वेस्ट ना जाए। कानाओ अपनी पूरी ताकत लगा के डोमा पर हमला करने जाती है और इनोस्के और कानाओ जैसे ही डोमा पर हमला करने वाले रहते हैं कि डोमा अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करता है, फ्रोजन फॉरेस्ट लिली बुद्ध सत्ता। और ये डोमा का सबसे पावरफुल अटैक था, जिसमें बुद्ध का एक स्टैचू बहुत ही बड़ा जो कि डोमा के सामने खड़ा हो जाता है और ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वो स्टैचू आते साथ ही कानाओ और इनोस्के के ऊपर हमला कर देता है। कानाओ ये बात जानती थी कि अगर वो लोग इस टाइम पे पीछे हटे तो डोमा को काफी टाइम मिल जाएगा अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, और वो लोग नजदीक रह के इस फॉग को इनहेल करे तो भी वो लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कानाओ सबसे अपना पावरफुल अटैक यूज करती है, जिस अटैक को यूज करने से मना करा था शिनोबु ने। इस अटैक को यूज करते टाइम कानाओ परमानेंटली अंधी भी हो सकती है, क्योंकि आंख के काफी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं और उसकी ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा पतली होती है, तो इसलिए आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आंखों की आई बॉल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकती है। कानाओ सोचती है कि ये सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा छोटा होगा शिनोबु के सैक्रिफाइस के आगे, इसलिए वो यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग फाइनल फॉर्म स्पाइडर लिली आइस। और ये फ्लावर ब्रीदिंग का लास्ट फॉर्म है और फाइनल फॉर्म। इस अटैक के दौरान कानाओ की आंख में बहुत सारा ब्लड भर जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ ब्लड दिखता है। फिर हम देखते हैं कि उस बुद्ध स्टैचू ने इनोस्के को पकड़ रखा है और बस मारने ही वाला है, जिस पर कानाओ बुद्ध स्टैचू पर अटैक करती है और उसके हाथ को काट देती है, जिससे इनोस्के फ्री हो जाता है। कानाओ का अगला टारगेट था डोमा, और वो जैसे ही डोमा के गले पे हमला करने वाली रहती है, बुद्ध स्टैचू की मुंडी गोल घूम जाती है और वो कानाओ पे आइसी फॉग हमला कर देती है, जिससे कानाओ आधे से ज्यादा जम जाती है और उसकी तलवार डोमा के गले पे ही रुक जाती है। और ये देख के इनोस्के हमला करता है थ्रोइंग स्लैश कानाओ की तलवार पे, और वही होता है इनोस्के की जो टूटी हुई तलवार रहती है वो कानाओ के तलवार के कांटेक्ट में आती है, डोमा का सर धड़ से अलग हो जाता है। डोमा ये चीज समझ ही नहीं पाता है कि अभी उसका सर धड़ से अलग हुआ है, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने कमजोर डीमन स्लेयर्स भी उसे मार पाएंगे। लेकिन डोमा अभी भी हार नहीं माना था, उसका मानना था कि उसका सर वापस से रीजनरेट हो जाएगा, बिल्कुल अकाजा और मुजान की जैसा, और सर कटने के बाद भी वो फाइट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे ही डोमा का सर कट के जमीन पर गिरता है, उसका सर और उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, जिससे डोमा समझ जाता है कि अब उसका टाइम आ चुका है। डोमा के मरने से ठीक पहले डोमा को डोमा का बचपन याद आता है, जिसमें उसकी मम्मा ने उसकी फादर को मार दिया था, क्योंकि उसके फादर फीमेल फॉलोअर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। हालांकि उस टाइम पे डोमा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि प्लीज मेरे रूम को गंदा मत करो, और तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो बाहर जाके करो। हालांकि थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मा भी सुसाइड कमिट कर देती है, लेकिन डोमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में 1% के लिए भी नहीं सोचा था। और डोमा बताता है कि वो 20 साल की उम्र में डीमन बन गया था और पिछले 100 सालों से वो डीमन ही है, लेकिन आज तक उसने इंसानों की फीलिंग्स के बारे में नहीं जान पाया। फिर हमें एक आफ्टर लाइफ का सीन बताया जाता है, जिसमें शिनोबु के हाथ में डोमा का सर होता है। शिनोबु डोमा से कहती है कि फाइनली तुम मारे जा चुके हो और अब मैं शांति से मर सकती हूँ। डोमा शिनोबु से कहता है कि तुम्हारा नाम कानाओ है या शिनोबु है, जिस पर शिनोबु कहती है कि तुम्हें नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे घिनौना जीव आज तक नहीं देखा। डोमा उसे बताता है कि वो पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसकी बॉडी में फैल गया और उसे पता तक नहीं चला, जिस पे शिनोबु कहती है कि इस पॉइजन को बनाने के लिए लेडी तोमायो ने भी मेरी मदद करी। इस पर अचानक से डोमा कहता है कि अभी मेरा दिल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तुम्हें देख के बहुत
बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। फिर वो शिनोबू से पूछता है क्या ये प्यार है, और अचानक से डोमा को ऐसा भी लगता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीजें भी एग्जिट कर सकती है। शिनोबू डोमा को गाली देती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम नर्क चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वहीं पे इनोस्के, जहाँ पे डोमा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हुई थी, वहीं पे पैर रख के अपनी जीत का ऐलान कर देता है। लेकिन इस टाइम तक इनोस्के इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसी पैनल के साथ खत्म होती है डोमा फाइट। और अब जो सबसे पावरफुल फाइट बाकी है वो है कोकोशिबो की, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मैं उसे रिकॉर्ड तो कर दूंगा लेकिन अपलोड तभी करूंगा जब इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट होंगे। आई नो कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा है, लेकिन यार जिस हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है, एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में, प्लस मेरा जो तोता है वो भी मुझे वॉइस ओवर के टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को एयरफोन्स लगा के सुनते होगे तो उसमें आप सभी को उस तोते की आवाज सुनाई देती होगी। मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करता है और मुझे एक ही वॉइस ओवर को कितनी बार रिकॉर्ड करना पड़ता है उस तोते के वजह से। खैर, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पे रुके हो तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और आप लोग डेफिनेटली मेरी वीडियो को पसंद करे हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।